हेलो दोस्तों, आप सभी का फरवरी मंथ की करंट अफेयर वीडियो में स्वागत है। आज से हम फरवरी की करंट अफेयर को शुरू करने वाले हैं। यदि आप लोगों को हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समूह, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कम्युनिस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, या इसको बोलते हैं इकोवास। ठीक है, तो इकोवास का फुल फॉर्म क्या है? इकोवास का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये क्या है? ये एक ऐसा पश्चिम अफ्रीकी उपक्षेत्र का एक ग्रुप है जो उनके आर्थिक एकीकरण और साझा विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसको कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, जिसमें 15 अफ्रीकी देश शामिल थे। और इनमें से कौन कौन से देश शामिल थे? तो इनमें जो शामिल देश थे वो था बेनिन, बुर्किना फासो, कोट दी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो। ये सारे देश इसमें शामिल थे। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? तो इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया है वो अबूजा, नाइजीरिया में बनाया गया है। तो नाइजीरिया में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए में था क्योंकि बुर्किना फासो, माली और नाइजर के सैन्य शासनों ने इस वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोनॉमिक कम्युनिस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक तो बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा इकोवास क्या है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र का आर्थिक एकीकरण और साझा विकास को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय समूह है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में इकोवास से बाहर निकलने की घोषणा किन देशों के द्वारा की गई? तो देशों में कौन कौन शामिल है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। एक हो सकता है कि आपसे इसकी स्थापना पूछ ले या हेडक्वार्टर के बारे में पूछ ले। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अबूजा, नाइजीरिया में है। अब इसको 1990 में फ्री ट्रेड रीजन के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ जनवरी 2015 में यह एक विदेशी टैरिफ क्षेत्र भी बन गया, मतलब सामान्य बाह्य विदेशी टैरिफ क्षेत्र बन गया था। इनके संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र जो है यहाँ पे सैन्य तख्तापलट वगैरह देखने को मिलता है लगातार, साथ ही साथ संघर्ष भी और युद्ध भी चलते हैं, तो इसी कारण इन्होंने शांति सैन्य व्यवस्था को विकसित करने के लिए भी कार्य किए हैं। और 1990 में गृह युद्ध के दौरान लाइबेरिया और 1997 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सत्तासीन होने के बाद सिएरा लियोन को भी इन्होंने वापस भेजा था। तो इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत इसका 2004 से ऑब्जर्वर मेंबर है, मतलब पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है भारत को इस इकोवास में। साथ ही साथ जो इकोवास है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की भी दावेदारी को समर्थन करता है। अब पेपर का एक फेवरेट क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो अफ्रीकी देश है इनमें से कौन से देश में हाल ही में सैन्य तख्तापलट हुआ? ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। तो यदि बात की जाए 26 जुलाई 2023 को, तो नाइजर्स में क्या हुआ था? नाइजर में सैन्य तख्तापलट हुआ था। ये नाइजर है, यहाँ पर सैन्य तख्तापलट देखा गया था। अब जो नाइजर है वहाँ पे सैन्य तख्तापलट हुआ, तो इसी कारण क्या हुआ कि जो बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये तीनों के द्वारा इससे बाहर निकलने की घोषणा की गई। तो नाइजर ये है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये बुर्किना फासो है और ये माली है। तो इन तीनों देशों के द्वारा ये बात कही गई थी। और सैन्य तख्तापलट क्या होता है कि एक राज्य में फैलता है तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो राज्यों में फैलता जाता है। जिसे इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी अगस्त 2020 में, माली से हुई थी इसकी शुरुआत। फिर आप देखेंगे तो वो चाड में फैल गया। चाड के बाद वो कहाँ पे चले गया? चाड के बाद वो चले गया आपका यहाँ पर, ठीक है, और फिर बुर्किना फासो में, गुयेना में, फिर यहाँ पे आ गया आपका सूडान में। तो आपको इसी क्रम में चीज़ देखने को याद करना चाहिए। इसी बीच क्या हुआ है कि जो फ्रांसीसी सेना जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए तैनात थी। इसके द्वारा घाना, टोगो, बेनिन और आइवरी कोस्ट से गिनी की खाड़ी से संघर्ष के संभावित क्षेत्रों से बाहर निकलने की बात की गई है। जब फ्रांसीसी सेना इन क्षेत्रों से बाहर निकलेगी तो ये क्या होगा? ज़्यादा और चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के मामले और बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो चर्चा में था वो था साहेल क्षेत्र। तो आपसे एक क्वेश्चन साहेल क्षेत्र के ऊपर भी बन सकता है कि साहेल क्षेत्र में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले साहेल क्षेत्र के देशों को देख लेते हैं। तो साहेल क्षेत्र के देशों में एक है, सबसे पहला देश कौन सा है? सबसे पहला देश है मॉरिटानिया, ठीक है। फिर आपको दूसरा देश देखने को मिलेगा माली, फिर है नाइजर,
फिर है चाड, फिर है सेनेगल, ठीक है, फिर गाम्बिया, गुएना, फिर आपका बुर्किना फासो, नाइजीरिया और कैमरून। तो ये 10 देश इसमें शामिल है साहिल क्षेत्र में। अब ये जो 10 देश है इनकी विशेषता क्या है, ये जो है वो पश्चिम और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्धशुष्क क्षेत्र है जो पूर्व में सेनेगल से सूडान तक फैला हुआ है। फैला तो सूडान तक है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन है इसने साहिल में 10 देशों को सीमित कर दिया है। कौन कौन से देश? बुर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मारिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और चाड, ये 10 देश थे। अब इनका महत्व क्या है? तो ये तेल, सोना और यूरेनियम जैसे विशाल जो खनिज संसाधन है उससे संबंधित दुनिया के अमीर देशों में से एक क्षेत्र आता है ये। अब जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि चाड, गिनी, माली, सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया? तो वो सैन्य तख्तापलट के कारण। तो ये आपके बिहार यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है कि देश क्यों चर्चा में रहते, तो सैन्य तख्तापलट के कारण रहे थे। अब हाल ही में हिम तेंदुए की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, स्टेटस रिपोर्ट ऑन स्नो लेपर्ड इन इंडिया। किसके द्वारा जारी की गई? तो ये रिपोर्ट जो जारी की गई है वो जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी की गई। कब जारी की गई? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की इनकी बैठक हुई थी नई दिल्ली में, तो तभी यह रिपोर्ट जारी की गई, स्टेटस रिपोर्ट ऑन स्नो लेपर्ड इन इंडिया। अब भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन या स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया एक कार्यक्रम है जिसमें हिम तेंदुओं की संख्या से संबंधित वैज्ञानिक अभ्यास किए गए हैं, ठीक है। जो ये आकलन किया गया है हिम तेंदुओं से संबंधित, ये पहला व्यापक वैज्ञानिक आकलन है विश्व स्तर पर भी देखा जाए तो, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है? तो आपका जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके साथ में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी इसमें शामिल है। अब इसमें ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में संभावित हिम तेंदुए की 70% से अधिक संख्या जो है ये माना गया था कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। तो इसमें क्या किया गया कि हिम तेंदुए के स्थानिक वितरण और कैमरा ट्रैप के माध्यम से हिम तेंदुए की बहुतायत का अनुमान लगाया गया। अब इसमें एक चर्चा है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन की, तो ये कहाँ पर है? मैसूर में है इसका हेडक्वार्टर। और दूसरी चीज़ है कि एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत में वन्य जीव और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान देता है। साथ ही साथ यदि बात की जाए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की, तो इसकी स्थापना 27 नवंबर 1969 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी जो प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जल और पर्यावरण की शिक्षा से संबंधित कार्य करता था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया एक स्वायत्त कार्यालय है जिसका सचिवालय कहाँ पर है? उसका सचिवालय जो है वो नई दिल्ली में। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ सामने आई? इस रिपोर्ट में सामने आया कि भारत में 718 हिम तेंदुए की संख्या है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि टोटल हिम तेंदुए की संख्या कितनी है? 718 है। पहला पॉइंट हो गया। आपसे सीधा हो सकता है कि हाल ही में जारी हिम तेंदुए की स्टेटस से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 718 है पहला। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक संख्या किस जगह पाई जाती है? तो लद्दाख में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं जहाँ पर 477 हिम तेंदुए पाए गए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है उत्तराखंड जहाँ पर 124 हिम तेंदुए की संख्या पाई गई है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश जहाँ पर 51, फिर अरुणाचल प्रदेश 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुए की संख्या पाई गई है। आगे यदि हिम तेंदुए की बात करें तो ये हम बहुत बार देख चुके हैं कि गोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है इसको। साथ ही साथ हिम तेंदुए की वैश्विक राजधानी कौन सी है? जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख का, उसको इसकी राजधानी माना जाता है और ये वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है IUCN की। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। साथ ही जो 12 रेंज वाले देश है वो भी हम काफ़ी बार देख चुके हैं। आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसके बारे में इसमें चर्चा थी। जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है इसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की गई है जिसकी धारा 5A में इसको एक वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता दी गई है। सभी वन्यजीव से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में इसके आसपास परियोजना को मंजूरी देने वाला शीर्ष संगठन है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय या विभाग सभी वन्यजीव से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में तथा उसके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देने वाला शीर्ष संगठन है? ये सिंपल पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित परियोजनाएं होती है उनको मंजूरी देने का कार्य करता है? तो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड या नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड इसके तहत कार्य करता है जो एक वैधानिक निकाय है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत।
अब यदि बात की जाए तो ये नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह भी देता है, साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अगली न्यूज़ थी कि इंडियन कोस्टल ग्रुप का हाल ही में क्या किया गया है, उनका स्थापना दिवस मनाया गया है 1 फरवरी को 2024 को, जिनका 48वां स्थापना दिवस है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 फरवरी 1977 को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। तो ये क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये समुद्री तस्करी पर नियंत्रण रखता है और EEZ को अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसको आपकी सुरक्षा भी प्रदान करने का कार्य करता है। अगली जो न्यूज़ थी वो थी भारत के प्रमुख उद्योग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के माध्यम से। इसमें 8 कोर उद्योग को शामिल किया जाता है। अब इन आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है कि भारत के 8 कोर उद्योग कौन से जो इस सूचकांक में शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें शामिल है सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, ठीक है, कच्चा तेल, फिर चौथे नंबर पर विद्युत, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, ठीक है, और रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात इसमें शामिल हो जाएगा। अब इसमें शामिल तो ये हो गए। इसमें न्यूज़ क्या थी कि 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में 3.8% की अनंतिम वृद्धि देखी गई और कच्चे तेल को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों ने अच्छा निष्पादन किया, ठीक है। अब इसकी जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की यदि सामूहिक भागीदारी देखी जाए तो इनकी जो है वो 40.27% है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसका आधार वर्ष क्या है, तो इसका आधार वर्ष जो है वो 2011 है, ठीक है। अब इसमें व्यापक क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएगा, व्यापक क्षेत्र जो है उसमें शामिल हो जाएगा आपका खनन, विनिर्माण और बिजली जैसे क्षेत्र शामिल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कौन संकलित और प्रकाशित करता है। तो इसको संकलन जो है वो कौन करता है, जो मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मंत्रालय है आपका, उसके तहत जो NSO कार्य करता है वो इसको मासिक रूप से संकलित करता है। तो इसका संकलन किसके आधार पर किया जाता है, तो मासिक आधार पर इसका संकलन और प्रकाशन किया जाता है। इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व है नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक सहित जो सरकारी एजेंसियां होती हैं तो उनमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है इनकी नीतिगत निर्णय लेने में। अब जो 8 प्रमुख कोर क्षेत्र हैं इसमें शामिल जो, अब इनको कई बार क्या होता है कि आपसे पूछता है इनकी इनके भारांश के अनुसार इनको सजाएं, मतलब कौन से का कितना भार है। तो इसमें जो सबसे अधिक भार है वो किसका है, वो है रिफाइनरी उत्पादों का। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, रिफाइनरी उत्पादों का सबसे ज़्यादा है। तो रिफाइनरी उत्पाद सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे। रिफाइनरी उत्पादों के बाद जो स्थान आता है वो आता है बिजली का, ठीक है। 3rd नंबर पर जो आते हैं वो है स्टील, फिर 4थे नंबर पे आता है कोयला, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कच्चा तेल, कच्चे तेल के बाद आता है प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस आ गया। फिर उसके बाद आता है कौन सा, सीमेंट, और सीमेंट के बाद लास्ट में आता है उर्वरक। तो आपको एक क्रम ध्यान रखना है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो आ जाएगा रिफाइनरी उत्पाद, और सबसे कम कौन सा है तो उर्वरक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसी क्रम में ऑरीविले अनुभव यात्रा बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। तो ऑरीविले अनुभव यात्रा क्या है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार की योजना है, इसके तहत ऑरीविले अनुभव यात्रा को संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत विश्व भर से 50,000 लोगों की आबादी के लिए एक सार्वभौमिक टाउनशिप बनाई जा रही है। कहाँ पर, जो तमिलनाडु के विलप्पुरम जिले में या पुडुचेरी के कुछ भागों में बनाई जा रही है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1968 में की गई थी मीरा अल्फासा के द्वारा। तो मीरा अल्फासा के द्वारा की गई थी। इसमें क्या है, तो ऑरोविले जो अनुभव यात्रा है उसमें श्री अरविंदो के दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। अब यदि हम श्री अरविंदो की बात करें तो वह एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिनके द्वारा आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ईश्वरीय अभिव्यक्ति का नव वेदांत के रूप में दर्शन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने क्या किया था, नव्य वेदांत दर्शन को प्रतिपादित किया था। तो एक पॉइंट मिल गया हमको। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनके द्वारा व्यवहारिक रणनीतियों में इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में चिन्हित किया जाता है। अब इनकी जो शिक्षा वगैरह थी वो दार्जिलिंग के क्रिश्चियन कॉन्वेंट कॉलेज में हुई थी, ठीक है। इसी कारण उन्होंने कैम्ब्रिज विद्यालय में प्रवेश पाया, जहाँ वे 2 शास्त्रीय और आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में कुशल हो गए। 1895 में उनके द्वारा बड़ौदा में और कोलकाता में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया गया।
और शास्त्रीय संस्कृत सहित योग और भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। अब उनका जो प्रारंभिक जीवन था, जो 1902 से लेकर 1910 के बीच का जो समय था, वो क्या था, वो उनका क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित समय था। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन का काल था उनका। इस समय उनके द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध बड़ौदा से अपनी नौकरी छोड़ दी गई और उन्होंने देशभक्ति पत्रिका वंदे मातरम की शुरुआत की। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पत्रिका वंदे मातरम किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो वंदे मातरम जो पत्रिका है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, वो श्री अरविंदो के द्वारा शुरू की गई थी। फिर आगे हमको और देखने को मिलती है इनकी जानकारी क्या है कि अंग्रेजों ने उन्हें 3 बार गिरफ्तार किया, 2 बार देशद्रोह के आरोप में, 1 बार युद्ध छेड़ने के लिए। और इनका जो सबसे बड़ा आप देखते हैं हिस्ट्री में, वो 1908 में ये शामिल होते हैं, काहे में वो शामिल होते हैं, अलीपुर बम जो कांड हुआ था उसमें इनको शामिल किया जाता है, उसमें गिरफ्तार हुए थे। 2 वर्ष के बाद जब ब्रिटिश भारत से भाग आए और पांडिचेरी में शरण ली और वहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों को त्याग कर अब वो आध्यात्मिक गतिविधि में जुड़ गए। उनकी मुलाकात यहाँ पर मीरा अल्फासा से हुई और उन्हें उनके आध्यात्मिक सहयोग से योग समन्वय की शामिल हुए। ठीक है, अब इसमें आध्यात्मिक यात्रा की बात की जाए तो 1926 में इनके द्वारा श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की गई थी, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। उनका मानना था कि पदार्थ जीवन और मन के मूल्य सिद्धांतों को स्थलीय विकास के लिए सुपर माइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत परिसीमित 2 क्षेत्रों के लिए एक मध्यवर्ती के रूप में सफल किया जाएगा। साथ ही साथ इनके साहित्यिक कार्य की बात की जाए तो वंदे मातरम जैसा कि देख चुके 1905 में इनके द्वारा रचना रची गई थी। फिर इनकी एक और रचना है योग के आधार, तो योग के आधार भी इनकी रचना है। फिर तीसरा इनके द्वारा भगवत गीता और उसका संदेश इनके द्वारा। फिर मनुष्य के विकास की यात्रा, तो मनुष्य का विकास। ठीक है, फिर एक इनके द्वारा लिखी गई थी पुनर्जन्म और कर्म, आपसे क्या इनकी बुक के नाम पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं हम। फिर एक जो पूछी गई थी वो पूछी गई थी सावित्री एक किंवदंती। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक है ऑफर ऑफ गॉड। ठीक है, तो ऑफर ऑफ गॉड भी एक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो आप ये बुकों के नाम लिख लीजिए, उनको एक 2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अगला टॉपिक है MQ-9B स्काई गार्जियन। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को 31 MQ-9B स्काई गार्जियन संभावित रूप से विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ जानकारी है कि MQ-9B जो प्रेडेटर होता है वो मानव रहित स्काई वाहन होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार का, क्योंकि ड्रोन है तो ड्रोन क्या होता है जिसमें मानव नहीं होते। ठीक है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल जिसको भी कहते हैं आप। तो MQ-9B सी गार्जियन स्काई गार्जियन के रूप में संचालित विमान प्रणाली है। इसे प्रेडेटर्स के रूप में भी जाना जाता है। इनमें हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस की विशेषता पाई जाती है और ये उपग्रह के उपग्रह का उपयोग करते हुए 40 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भी भर सकता है। जो 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन मंगवाए गए हैं उनमें से 15 जो है वो नौसेना को प्राप्त होंगे, साथ ही साथ 15 नौसेना को, और सेना और भारतीय वायुसेना दोनों के बीच 8-8 स्काई गार्जियन प्राप्त होंगे। अब इसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल शामिल होगी, एंटी टैंक मिसाइल शामिल हो रहा है और एंटी शिप मिसाइल भी शामिल हो रही है। इसका वजन जो होगा वो लगभग 5600 के आसपास का होगा, फ्यूल कैपेसिटी लगभग 2800 के आसपास, और पेलोड कैपेसिटी जो होगी वो 2177 के अक्रॉस होगी किलोमीटर। अगला जो टॉपिक न्यूज़ में था वो था इंडियन ग्रे वुल्फ। इंडियन ग्रे वुल्फ जो है वो कहाँ पर देखा गया है, इसको हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की सीमा पर देखा गया है। ठीक है, इसके लिए 1997 से 2000 के बीच एक ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया था ताकि हम इसके पदचिन्हों को मैप करके अंदाज़ा लगा सकें कि इनकी संख्या कितनी है। यदि बात करें इंडियन ग्रे वुल्फ की, तो इंडियन ग्रे वुल्फ जो है वो कम चिंतनीय है IUCN की लिस्ट में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लिस्ट 1 में और अनुसूची 1 में, और साइट्स के तहत परिशिष्ट 1 में शामिल होता है, यानी अपेंडिक्स 1 में शामिल होता है। यदि बात करें हम राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की, तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। हमने पिछले वीडियो में गुजरात में जो कैद किए गए प्रशिक्षित भेड़िए थे उनको वन में छोड़ा गया था, उसके बारे में हम पढ़ा था। यदि आप लोगों ने इसको डिटेल में नहीं समझा इस टॉपिक को, तो आप प्रीवियस वीडियो देखकर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है ट्रांस फैटी एसिड के बारे में। WHO के द्वारा राष्ट्रों को औद्योगिक रूप से निर्मित ट्रांस वसा को समाप्त करने के लिए उपलब्धियों के लिए मान्यता दी गई है। ये पहली बार इसकी मान्यता दे रहा है WHO।
WHO के द्वारा किन देशों को मान्यता दी गई है? तो WHO के द्वारा डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड, ये 5 देशों को दी गई है। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 जो है वो यूरोपीय देश है। कौन कौन से यूरोपीय देश है? डेनमार्क, पोलैंड और लिथुआनिया। और 2 आपके एशियाई देश है, जिसमें एक है सऊदी अरब और एक है थाईलैंड। तो इन 5 देशों को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने में प्रगति को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। यदि बात करें ट्रांस फैटी एसिड या ट्रांस वसा क्या होता है, तो इसे हानिकारक प्रकार की फैट वसा के रूप में माना जाता है, जो मानव शरीर पर किसी भी अन्य प्रकार के घटक की तुलना में अत्यधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये कृत्रिम रूप से भी उत्पादित किया जा सकता है और प्राकृतिक रूप से भी उत्पादित किया जा सकता है। तो एग्जाम में स्टेटमेंट यदि बनता है तो एक तो हो सकता है वो सीधा पूछ ले कि कौन से 5 देश है, और एक है कि वो आपसे ये पूछे इस स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में ये पूछ सकता है कि ट्रांस फैटी एसिड को कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूप से उत्पादित किया जा सकता है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा यदि आपने नहीं पढ़ा है तो, लेकिन आपको पता चल गया है कि इसको कृत्रिम रूप से भी और प्राकृतिक रूप से भी उत्पादित किया जा सकता है। अब यदि हम फैट जो असंतृप्त वसीय अम्ल जो होता है, जिसको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, जो प्राकृतिक और औद्योगिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड। इसमें जो फैट होता है, आप फैट जो वसा जो होता है शरीर में, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांस फैट, एक होता है सेचुरेटेड फैट, एक होता है अनसेचुरेटेड फैट। जो फैट होता है वो क्या होता है? वो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है, जो शरीर में विटामिन को अवशोषित करने में मददगार होता है। यदि बात करें हम अनसेचुरेटेड फैट की, तो अनसेचुरेटेड फैट जो होता है वो द्रवित तेल के रूप में पाया जाता है, न कि ठोस के रूप में। जैसे पौधों से प्राप्त होने वाला जो पॉम ऑयल होता है, या फिर बादाम जो वनस्पति तेल होते हैं, जो बीज होते हैं, तो ये सब जो होते हैं वो असंतृप्त वसा के रूप में पाए जाते हैं। और एक होता है संतृप्त या सेचुरेटेड फैट। यदि कम मात्रा में सेचुरेटेड फैट का सेवन किया जाए तो हानिकारक उतना नहीं होता है, लेकिन अधिक मात्रा में नुकसानदायक हो सकता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें पॉम ऑयल आते हैं, नारियल तेल आता है, लाल मांस जो आता है चिकन, वो मक्खन आता है, और चीज़ वगैरह जो आप खाते हैं वो सब सेचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं। अब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो कम मात्रा में जो वीट फैट होते हैं या डेयरी फैट होते हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लेकिन औद्योगिक रूप से जो आप वनस्पति तेल होता है, या अपने कृत्रिम मक्खन जो बनाते हैं, या दूध से बने जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, उन सभी में औद्योगिक ट्रांसफैट पाया जाता है। ठीक है। इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं कि हानिकारक वसा रोग के जोखिम को बढ़ाता है, और जो खराब जो LDL होता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन जो होता है, उसको बढ़ाता है, और अच्छे लिपोप्रोटीन को क्या करता है? कम कर देता है। इसके पीछे कुछ तर्क दिए गए हैं। तर्क क्या है कि पक्ष में तर्क ये है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ट्रांस फैट मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। जैसे शुद्ध घी जो लोग खाते हैं वो सस्ता और सुलभ है, और भोजन में ठीक सुरक्षित पाया जाता है। लेकिन जो ट्रांस फैट होता है उसके विपक्ष में तर्क है कि कुछ ऐसे फैट होते हैं जो मोटापे, बांझपन जैसी चीज़ों को भी बढ़ावा देते हैं। अब इसके सेवन को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। वो क्या क्या है? जैसे आपका जो फसाई एक विभाग है भारत सरकार में, ठीक है, तो फसाई क्या करता है? फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा करके इसका फुल फॉर्म है। तो ये ट्रांस फैट में @75 से मुक्ति, एक ये पहल चला रहा है। एक चला रहा है ट्रांस फैट फ्री लोगो, ठीक है। इसमें ट्रांस फैट से मुक्त उत्पादों पर एक स्वैच्छिक लेबलिंग की जा सकती है लोगों के द्वारा। एक है हार्ट अटैक रिवाइंड, तो इसका जो सबसे फेमस है वो है हार्ट अटैक रिवाइंड। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा तो इस पर बनेगा, ठीक है। WHO का है इसी प्रकार एक रिप्लेस अभियान, जो यदि आपसे पूछे कि WHO का रिप्लेस अभियान हाल ही में चर्चा में था, किससे संबंधित है, तो ये ट्रांस फैट के उन्मूलन से संबंधित है, जिसका लक्ष्य 2023 तक इसको उन्मूलन करना था। अगला टॉपिक है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से संबंधित। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आपने देखा होगा, जैसे आप व्हाट्सअप वगैरह चलाते होंगे, तो जैसे आपने किसी व्यक्ति को कोई मैसेज भेजा तो वो क्या हो जाएगा? इनक्रिप्टेड हो जाएगा, और बीच में उसको कोई व्यक्ति रीड नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो रिसीवर होगा उसके सामने जाके वो क्या हो जाएगा? डिक्रिप्टिंग हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं इनक्रिप्शन, मतलब आपके मैसेज की गोपनीयता बनी रहना। अब इसमें ये सब तो ठीक है कि आपको प्रक्रिया वगैरह दी गई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये लिखी गई है कि हैश फंक्शन की क्या भूमिका होती है। आपसे सीधा पूछेगा वो एग्जाम में कि इनक्रिप्ट मतलब निम्नलिखित में से हैश फंक्शन किस भूमिका के लिए कार्य करता है, तो आपको बताना होगा मैसेज की जो इनक्रिप्शन होता है उन चीज़ों में काम करता है, ठीक है।
तो विभिन्न तरीकों से संदेश को एन्क्रिप्ट करने के लिए विभिन्न सम्मित और असम्मित प्रणालियों के द्वारा हैश फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो एन्क्रिप्ट करने के लिए, ठीक है, हैश फंक्शन की भूमिका कुछ गुणों को सुनिश्चित करते हुए एक संदेश को एन्क्रिप्ट करता है। जैसे वो संदेश को छिपाता है, ठीक है, और एन्क्रिप्ट कर संदेश को डाइजेस्ट करने का कार्य भी करता है। फिक्स्ड लेंथ आउटपुट करता है ताकि लंबाई का अनुमान लगाना कठिन हो सके किसी जो हैकर वगैरह उसके लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हैश फंक्शन की क्या भूमिका होती है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि वर्नाकाई पेटिया इंटर्न बिल्ब्यू पद को हाल ही में समाचारों में उल्लेखित किया गया, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, साइबर आक्रमण है। आपको याद हो तो हमने जनवरी के मंथ में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने कुछ शब्द पढ़े थे। जिनको याद है कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से शब्द थे वो और वो किससे संबंधित है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और इसी प्रकार याद किया जाता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है ई इंक डिस्प्ले। ई इंक डिस्प्ले क्या है, क्योंकि न्यूनतम बिजली उपयोग और आंखों के अनुकूल सुविधाओं के साथ विविध अनुप्रयोगों के माध्यम से दृश्य प्रौद्योगिकी को बदल रही है। जैसे आपके जो एलसीडी स्क्रीन होती है, एलईडी स्क्रीन होती है, उसी क्रम में एक डिस्प्ले बन रहा है जो ई इंक डिस्प्ले के रूप में होगा। ये ई इंक डिस्प्ले जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक पेपर की एक तरीके से नकल होती है जो कागज पर पारंपरिक स्याही की उपस्थिति की नकल को करता है। अब आप बोलेंगे ये तो एलसीडी और एलईडी की तरह हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसमें एक बैकलाइट का उपयोग किया जाता है। बैकलाइट में क्या होता है कि एलसीडी और एलईडी के विपरीत ई इंक जो होता है वो कागज की तरह प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, जिससे आंखों का तनाव कम होता है और इसके लिए न्यूनतम बिजली की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह केवल छवि परिवर्तन के दौरान ऊर्जा की खपत को करता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज्ड वाइट पार्टिकल होता है और पॉजिटिव चार्ज्ड ब्लैक पार्टिकल होता है। Each micro capsule contain charged black and white ink particles suspend in clear fluid। मतलब आपको जैसे ही इसमें ब्लैक और वाइट जो चार्ज है जब वो आपस में संकलित होते हैं तो इसमें छोटे माइक्रो कैप्सूल का उपयोग किया जाता है और इसी तकनीक के कारण प्रकाश प्रतिबिंबित होकर आपको देखने को मिलता है। इसका उपयोग ई रीडर से लेकर स्मार्टफोन, बस स्टॉप डिस्प्ले में, चलने की दिशा में संकेत के रूप में, रेस्टोरेंट मेन्यू, सभी जगह किया जा सकता है। एक सी केयर वेब पोर्टल भी चर्चा में था। तो सी केयर वेब पोर्टल जो है वो कोयला खदान और भविष्य निधि संगठन का एक पोर्टल होगा। इनको किसने लॉन्च किया है, कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो कोल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि जो भविष्य निधि एवं पेंशन योजना है इनके प्रशासन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, क्या, कोयला खदान भविष्य निधि संगठन। तो ये पोर्टल जो होगा वो क्या करेगा, जो ग्राहक होते हैं और कोयला कंपनी होती है उनकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाएगा, जिसमें दावों का ऑनलाइन निपटान किया जाएगा, कागज रहित कामकाज को बढ़ावा देगा, दावों का समय पर और सटीक निपटान करेगा और शिकायतों का निवारण करने का काम भी करेगा, जो डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य करेगा। तो आपको ध्यान रखना है सी केयर वेब पोर्टल किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत ही आएगा। अब हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा एक डिजिटल डिटॉक्स पहल प्रारंभ की है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पेपर में बनेगा तो यही बनेगा कि हाल ही में चर्चित डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य में प्रारंभ की गई। तो कहाँ पर की गई है, कर्नाटक में की गई है। ये क्यों की गई है, तो गेमिंग और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल डिटॉक्स पहल को प्रारंभ किया गया है। किसके लिए, गेमिंग और सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। जो अखिल भारतीय गेमिंग फेडरेशन है उसके तत्वावधान में एक गैर लाभकारी समूह है जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है वो। वहीं हाल ही में भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में अपने सबसे नए सर्वे वेसल संध्यापक वाई 3225 को कमीशन किया गया है, जो पूरी तरह से तैयार है। इसका नाम क्या है, संध्यापक। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में नौसेना में कमीशन संध्यापक क्या है। तो ये क्या करेगा, जहाज की प्राथमिक सुरक्षित नेविगेशन को सक्षम करने की दिशा में बंदरगाह, नौवान, तटीय क्षेत्र और गहरे समुद्रों का पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करेगा और कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों को पूरा करने में भी सक्षम होगा। जो संध्यापक है, संध्याक जो है वो गहरे और उथले पानी के मल्टी बीम इको साउंडर्स, ऑटोनोमस अंडर वाटर वाहन और दूर से संचालित जो वाहन होते हैं उसमें हाइड्रोग्राफिक उपकरणों और पोजिशनिंग सिस्टम और स्थलीय सर्वेक्षण उपकरण से सुसज्जित होगा। यदि आप लोगों को इस टाइप की कुछ चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो आप एक मूवी देख सकते हैं
जिसमें है गाजी अटैक। तो द गाजी अटैक में इसी प्रकार से आपको सबमरीन वगैरह इन चीज़ों के बारे में जानकारी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे सामने चित्र है संध्यापक का। अगला टॉपिक है भारत में रामसर स्थलों से संबंधित। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसके द्वारा हाल ही में विश्व आर्द्र दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम बहुत बार देख चुके हैं अभी तक, 3 से 4 बार कम से कम। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। इसमें रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 75 से कितनी हो गई, 80 हो गई है। लेकिन फिलहाल में यदि आप देखेंगे तो 84 हो गई। आगे आने वाली करंट में हमको और नाम मिलेंगे देखने को। ठीक है, लेकिन इस समय फिलहाल में जो 80 थी, तो 80 में से अभी हाल ही में 5 घोषित की गई थी। मतलब 75 से 80 होने के लिए 5 घोषित की होगी। तो 5 कौन कौन सी थी? उनमें से 3 थी कर्नाटक में और 2 थी तमिलनाडु में। तो कर्नाटक में कौन कौन सी थी? एक थी अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, दूसरा है अगनाशिनी मुहाना, तीसरा है मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अगनाशिनी मुहाना और मगादी केरे संरक्षण, ये कर्नाटक के तीनों। और कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, साथ ही साथ लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन जो है, ये दोनों जो है वो तमिलनाडु के। तो कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला वन जो है तमिलनाडु का, अंग समुद्र, अगनाशिनी और मगादी केरे संरक्षण रिजर्व है कर्नाटक का। ठीक है, रामसर अभिसमय 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के निकट ईरान शहर में अपनाया गया था। ये 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ था। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ यदि 2024 की थीम पूछ सकते हैं आपसे, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे एक स्टेटमेंट में लिख दिया कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय था कुछ और उसकी जगह आपको यहाँ पे गलत दे दिया। तो सही क्या होगा? सही विषय है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग। तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग जो है वो 2024 के आर्द्रभूमि दिवस का विषय था। इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आर्द्रभूमि, बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल और जैव विविधता जो मानव जाति के स्वास्थ्य की समृद्धि के लिए आवश्यक है, उसमें मददगार है। आगे यदि हम नवनिर्मित जो रामसर स्थल है उनके बारे में देखना चाहें तो सबसे पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो कर्नाटक में है। और इसकी विशेषता ये है कि एक मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक होगा। ठीक है, जो अंक समुद्र गाँव में कर्नाटक में। दूसरा है अगनाशिनी ज्वारनदमुख। ज्वारनदमुख क्या होते हैं? जैसे एक नदी जो है जब वो समुद्र में जाती है, मान के चलिए ये यहाँ पर समुद्र है, और जब नदी समुद्र में जाती है तो वो क्या होती है कि डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि सीधे उसका पानी सीधे समुद्र में जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी कहते हैं, इसको ज्वारनदमुख कहते हैं। ठीक है, तो अगनाशिनी ज्वारनदमुख कर्नाटक में है। यह अरब सागर और अगनाशिनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये खारा जल, बाढ़ और कटाव जोखिम शमन तथा जैव विविधता संरक्षण और आजीविका सहायता में विविध रूप से सहायता करता है। यदि हम बात करें और इसी मुहाने की, तो इसमें झींगा जलीय कृषि वगैरह भी देखने को आपको मिलेगी। साथ ही साथ जो ज्वारनदमुख होते हैं उनकी एक विशेषता है कि वो आपको चक्रवातों से भी रक्षा प्रदान करते हैं। अगला देखा जाए तो अगला जो है वो है मगादी केरे संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक में है। एक 50 हेक्टेयर वाला मानव निर्मित आर्द्रभूमि क्षेत्र होगा। साथ ही साथ ये जो मगादी केरे पक्षी अभ्यारण्य है, इसको विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र के रूप में भी संरक्षण प्राप्त है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण विश्व की प्रजातियां हैं, जैसे आपको दिखेगी कॉमन पोचार्ड, आपने सुना होगा। एक सुना होगा रिवर टर्न के बारे में, या फिर आपने ओरिएंटल डॉटर, या फिर आपने ब्लैक हेडेड आइविस के बारे में भी सुना होगा। तो ये सब पक्षियों के नाम है और यहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु का है। ये भी एक आर्द्रभूमि स्थल है। ठीक है, यहाँ पर पक्षियों की लगभग 198 दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें बॉर हेडेड क्रूज, पिन टेल्ड डक, गॉर्गेनी, नॉर्दर्न सॉवेलर, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन विजियन, कॉमन टील। तो आपको ये पक्षियों के नाम याद रखने हैं हल्के हल्के, कि आपको पता रहे कि क्या होते हैं, तो पक्षी है। ठीक है, फिर लॉन्गवुड शोला रिजर्व जो फॉरेस्ट है वो भी तमिलनाडु का है। तो इसका नाम सोलाई से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के रूप में, सोला वन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? आपको एक तरफ क्या कर देंगे, हो सकता है 5 नाम दे दे और आपसे बोले कि कौन से कर्नाटक के हैं, तो कर्नाटक के 3 आपने देख लिए हैं। ठीक है, या हो सकता है तमिलनाडु के पूछे तो तमिलनाडु के 2 हैं, आपने वो भी देख लिया। एक क्वेश्चन का तरीका ये है कि इससे आगे आने वाली जो आर्द्रभूमि है और इससे पहले जो आर्द्रभूमि पूछी गई थी वो अभी हमने देखा था, तो उसमें भी हमने 5 आर्द्रभूमि के बारे में पढ़ा था। तो वो क्या करेगा कि आर्द्रभूमि का नाम उसका दे देगा और एक तरफ देगा राज्य का नाम कि स्टेट कौन सा है। तो
तो आपको सुमेलित करने को दे सकता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने ये भी देख चुके हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, विश्व भूमि दिवस, ये भी पहले भी पढ़ चुके हैं। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो पे। अब हाल ही में एक चर्चित नीतिश डिवाइड चर्चा में था। तो नीतिश डिवाइस का फुल फॉर्म क्या है? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। तो इसका फुल फॉर्म हो गया। इसको बनाया किसने? बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ही बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करेगा कि जो फ्लश फ्लड आते हैं या फिर शीतलहर जो आती है, हीट वेव आती है, बाढ़ आती है, या जो बिजली गिरने वाली होती है, तो उसमें अचानक किसानों की मौत हो जाती है। तो उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनके जीवन की कीमत समझी गई है, और उसके लिए नीतिश डिवाइस सुरक्षा यंत्र के रूप में कार्य करेगा। इसको बनाया किसने? इसको IIT पटना के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें काम कैसे करेगा? तो जैसे शरीर से हीट के रूप में चार्ज होगा और आपके शरीर से लगा रहेगा, ये ध्वनि संदेश देगा, साथ ही साथ हरे रंग से लाल रंग का हो जाएगा, और ये तब तक गर्म होता रहेगा जब तक कि इसका उपयोग करते हैं इसको बंद न कर दे। तो इससे उसको जानकारी मिल जाएगी कि इस प्रकार की कुछ घटना होने वाली है, तो पहले से अवेयर हो जाएगा और वहाँ से दूर थोड़ा किसी और स्थान पर चले जाएगा, और ये अपने आधे घंटे पहले जो होगा वो इस डिवाइस से क्या करेगा, आपको आपकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके डिवाइस का एक चित्र हो गया। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वो कलरी पट्टे को लेकर थी। कलरी पट्टे या कलारी पेट्टू भी कहा जाता है। ये केरल का एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि केरल का एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो केरल का मार्शल आर्ट है तो क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2023 में, तो उसमें केरल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस केरल के बाद दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ था? हरियाणा को, मतलब किसी और स्टेट ने, हरियाणा ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहला तो केरल को ही मिला था। ठीक है, ये मार्शल आर्ट होता है और सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट के रूप में भी जाना जाता है इसको। अब खेलो इंडिया यूथ गेम की बात चल रही है, उसका 6th संस्करण जो है वो कहाँ पर हुआ है हाल ही में? वो तमिलनाडु में हुआ है। अब इससे पहले कहाँ होता तो भोपाल में हुआ था। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि जो 6th हुआ था उसमें कौन ने सबसे अधिक पदक जीते, किस राज्य के द्वारा। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य, कौन प्रथम, द्वितीय और तृतीय राज्य रहे। तो प्रथम स्थान पर रहा महाराष्ट्र, सेकंड पर रहा तमिलनाडु और तीसरे पर रहा हरियाणा। ठीक है, और सबसे बड़ा यदि आपसे पूछा जाए कि कंटिंजेंट किस देश का था, किस राज्य का था, तो उसमें तमिलनाडु आ जाएगा। अब यदि पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन रहा, तो महाराष्ट्र ने अपना टाइटल को डिफेंड किया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, जिसके द्वारा 57 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। ठीक है, और 48 सिल्वर मेडल जीते हैं और 53 ब्रॉन्ज मेडल भी उसके द्वारा जीते गए हैं। सेकंड नंबर पर कौन रहा? तमिलनाडु रहा, जिसके द्वारा 38 गोल्ड मेडल जीते गए, सिल्वर 21 और ब्रॉन्ज मेडल 39 जीते गए। अब हर साल क्या होता है कि यूथ गेम में एक किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उस खेल का अवार्ड दिया जाता है। तो 6th खेल यूथ गेम का अवार्ड किसको मिला? एक स्विमर है वीरिति अग्रवाल। तो वीरिति अग्रवाल जो है उनको स्विमर के तौर पर सबसे अधिक 5 पदक जीतने के कारण व्यक्तिगत अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो वीरिति अग्रवाल है ये तेलंगाना से है, और आपको नाम ये ध्यान रखना है कि वीरिति अग्रवाल, या तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में वीरिति अग्रवाल को खेलो यूथ इंडिया गेम्स के तहत 5 अवार्ड प्राप्त हुए, 5 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए, वो किस खेल से संबंधित है? तो वो स्विमर है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। वहीं हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा में क्या खोजा गया है? पहली बार डस्टेड अपोलो तितली को खोजा गया है। तो डस्टेड अपोलो तितली कहाँ देखने को मिली है? तो वो देखने को मिली है हिमाचल प्रदेश के चंबा में आसपास मिली है। ठीक है, तो लद्दाख में भी एक तितली फेमस है, लद्दाख बैंडेड अपोलो, लेकिन उससे थोड़ा सा ये अलग दिखने में है। ये आपको इसका डायग्राम दिख जाएगा यहाँ पर। ये अपोलो तितली इस प्रकार से दिखती है। अगला जो टॉपिक चर्चा में था वो था हम्बोल्ट रहस्य को लेकर। ठीक है, तो हम्बोल्ट रहस्य क्या बोलता है? जो परंपरागत रूप से जैसे हमें जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि वो विषुवत रेखा के पास होता है, वर्ष वर्ष सूर्य का प्रकाश रहता है, वर्षा भी वर्ष वर्ष होती है, इसलिए जैव विविधता अधिक पाई जाती है। लेकिन हम्बोल्ट रहस्य इसकी विपरीत बताता है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल जो होता है वो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और इसका कुछ ये आकलन भी करता है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता क्या है कि जैव विविधता पृथ्वी पर सभी जीवन का आधार है, जिसमें पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव की प्रजातियों की विविधता के साथ साथ विश्व की सभी संबंधित आनुवंशिक विविधताएं भी शामिल होती है। जैव विविधता को मापने के 2 घटक आपके सामने हैं। एक होता है प्रजाति समृद्धि और एक है प्रजाति समता। जो प्रजाति समृद्धि होता है उसमें क्या होता है? इसके तहत एक समुदाय में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या को मापा जाता है,
और स्थलीय पारितंत्र में जैसे वर्षा वन में देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और समुद्री पारितंत्र में प्रवाल भित्तियों में सर्वाधिक प्रजाति समृद्धि पाई जाती है। तो प्रजाति समृद्धि का क्या मतलब है, आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, प्रजाति समृद्धि और इसका मतलब, क्योंकि पेपर में आपसे सीधा पूछेगा कि प्रजाति समृद्धि को निम्नलिखित में से कौन बेहतर ढंग से परिभाषित करता है। तब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एक समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को मापना क्या होता है, प्रजाति समृद्धि कहलाता है। जबकि प्रजाति समता क्या होता है, किसी क्षेत्र को समृद्ध करने वाली विभिन्न प्रजातियों की सापेक्ष बहुलता का माप क्या होता है, प्रजाति समता होता है। प्रजाति समता मतलब किसी क्षेत्र को समृद्ध करने वाली प्रजातियों की सापेक्ष बहुलता का माप, और समृद्धि मतलब एक समुदाय की पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या, ठीक है। और प्रजाति समता में क्या होता है कि यदि निम्न समता है किसी क्षेत्र में, मतलब वहाँ पे प्रजातियों की समृद्ध स्थल में बहुतायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब भारत जो है विश्व के मान्यता प्राप्त जैव विविधता स्थलों में से एक है, जहाँ पर 4 जैव विविधता स्थल है। कौन कौन से, इंडो बर्मा, हिमालय, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंदरलैंड। यदि हम्बोल्ट रहस्य की बातचीत की जाए तो वो क्या है, हम्बोल्ट रहस्य अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की टिप्पणी से प्रेरित है, जो ये पारंपरिक धारणा पर सवाल उठाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो पर्याप्त सूर्य के प्रकाश से प्रेरित है, पृथ्वी पर जैव विविधता के प्राथमिक केंद्र होते हैं। इससे बताया गया है कि कम धूप प्राप्त करने और ठंडे तापमान को सहन करने के बावजूद पर्वतीय पारितंत्र असाधारण जैव विविधता का प्रदर्शन करते हैं, जिससे पारंपरिक पारितंत्र के सिद्धांतों को चुनौती मिलती है। हम्बोल्ट का यह आकलन है कि तापमान, ऊंचाई, आर्द्रता और दूसरी ओर प्रजातियों की घटना पैटर्न और उनकी जैव विविधता के बीच एक प्रकार का संबंध होता है, ठीक है। तो इक्वाडोर में चिंपारोजा पर्वत पर उसने इसके द्वारा अवलोकन भी किया था। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि अर्थ के कुछ हॉटेस्ट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी स्थल है, जिसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और सुंदरलैंड भी आ जाएगा। अब यहाँ पे यूपीएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वहाँ प्राकृतिक रूप से उगता हुआ देखने को मिलेगा। बात की जा रही है कहाँ की, हिमालय क्षेत्र की। ऑप्शन है आपके ओक, रोडोडेंड्रॉन या चंदन। तो आपको ओक का पौधा तो मिलेगा, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन का भी मिल जाएगा, लेकिन चंदन का पौधा वहाँ पर हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित में से क्या दिखाई देगा, गहरी घाटियाँ, यू टर्न नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, तीव्र ढाल जो भूस्खलन का कारण बन रही है। तो यहाँ आपको गहरी घाटी भी मिलेगी, यू टर्न की नदियाँ भी मिल जाएगी, समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं भी देखते हैं, तीव्र ढाल के भूस्खलन भी, यहाँ पे आपको 4 सही हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम पहले देख चुके थे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल चुका है, इसी क्रम में लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है, जो कि भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में भी कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। और भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी, 1954 में। इसके बारे में डिटेल से यदि आपको पढ़ना तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आगे एक और चर्चित विषय था व्योम मित्र को लेकर। व्योम मित्र जो है वो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है, जिनको क्या हो रहा है कि भारत ना गगनयान मिशन के तहत अपने जो अंतरिक्ष यात्री है उनको स्पेस में भेजना चाहता है, और इसके जो हमने जो रखा था वो 2025 का लक्ष्य इसके लिए। लेकिन इससे पहले क्या करेगा भारत, एक ट्रायल के रूप में जो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है व्योम मित्रा, इसको सबसे पहले भेजेगा, उसके बाद ट्राई करके इसको वापस लेके आएगा और उसके बाद फिर मानव मिशन के रूप में आगे बढ़ेगा। तो व्योम मित्र आपसे पूछ सकते हैं कि व्योम मित्र क्या है, तो व्योम मित्र महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को कहा गया है। ये इस टाइप से दिखती है व्योम मित्र। और एक और न्यूज़ जो चर्चा में थी कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2024, तो ये कहाँ पे मनाया गया आपसे पूछ सकते हैं। तो ये भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 जो है वो गोवा में मनाया गया था, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने गोवा में ऊर्जा सप्ताह, एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक 2024 तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन भी गोवा में किया है, ठीक है। ये विकसित गोवा कार्यक्रम 2047 के तहत इसको अपनाया गया है। अगली न्यूज़ जो चर्चा में थी वो था ग्रैमी अवार्ड 2024। जो ग्रैमी अवार्ड है वो कहाँ पर प्राप्त होता है, वो अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाने वाला एक अवार्ड है, ठीक है। ये अवार्ड प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये चर्चा में क्यों है, ये अवार्ड हाल ही में तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन को दिया गया है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रकार का ग्रैमी अवार्ड होता है। ये क्यों दिया गया है, तो इनके म्यूज़िक ग्रुप है शक्ति, इस शक्ति के द्वारा दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूज़िक अवार्ड एल्बम के लिए जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, इनके म्यूज़िक ग्रुप का नाम क्या है, शक्ति है, और ये किस के लिए दिया गया है, तो दिस मोमेंट जो है वो म्यूज़िक एल्बम था, ठीक है।
तो जाकिर हुसैन को शंकर महादेवन को ये प्राप्त हुआ है। अब ये प्रतिवर्ष दिया जाता है और 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। आपसे इतना सब नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ पूछेगा कि किसको दिया गया है, तो जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन को दिया गया है। एक ये चीज़ पूछ सकता है कि किस एल्बम के लिए दिया गया है, तो दिस मोमेंट के लिए दिया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो जाकिर हुसैन को 2 और ग्रैमी हासिल भी हुए हैं, जिसमें पहला उन्हें पश्तो के लिए हुआ है, ठीक है, पश्तो सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक के लिए, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य एल्बम AGV स्पीक के लिए। तो AGV स्पीक, पास्तो, और तीसरा जो शंकर देवन के साथ उनको प्राप्त हुआ है वो उनका नाम है द मोमेंट, ठीक है। तो दिस मोमेंट उसका नाम है। तो आपको तीनों नाम दिस मोमेंट, पास्तो और AGV स्पीक होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ राकेश चौरासिया को बांसुरी वादक के रूप में यहाँ पर चुना गया है। अगला जो टॉपिक है वो है हरित प्रणोदन प्रणाली। तो हाल ही में DRDO के द्वारा PSLV C55 मिशन के तहत प्रौद्योगिकी विकास के रूप में जो ऑर्बिट में जाएगा, उसके लिए हरित प्रौद्योगिकी को विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो हरित प्रणोदन के विकास के लिए जो कार्य कर रहा है उस संस्था का नाम क्या है, बेंगलोर स्थित स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ यदि प्रणोदन प्रणाली की बात की जाए तो वो क्या होता है, प्रणोदन प्रणाली होती है किसी वस्तु को आगे की ओर धकेलना या आगे धकेलने के लिए बल उत्पन्न करने वाली प्रणाली। तो जो आप देखते हैं रॉकेट, तो रॉकेट में प्रणोदक रासायनिक मिश्रण के रूप में मिला हुआ होता है। साथ ही साथ इसरो जो है वो इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। इसरो के द्वारा भविष्य के जो ईंधन बनाए जा रहे हैं उसमें एक है ग्लाइसिडियल एजाइड पॉलीमर और एक है अमोनियम डी नाइट्राइड। ये दोनों ही जो है वो पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रणोदक के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। और यदि कोई पूछे कि PSLV C58 मिशन किससे संबंधित है, तो इसरो के PSLV C58 मिशन जो है वो एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट है। एक्सपोसेट का नाम दिया जाता है इसे। एक्सपोसेट क्या करेगा, ये एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप का अनुसंधान करेगा, ठीक है। और इसके लिए इसरो का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है। इस मिशन का उद्देश्य तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जाँच करना भी है। आगे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एक्सरे जो है वो 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य पर यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। साथ ही साथ एक्सरे ध्रुवीकरण को मापना खगोलविदों को खगोल पिंड में चुंबकीय क्षेत्र अभिविन्यास तथा शक्तियों के अध्ययन करने सहित ब्लैक होल क्षेत्र में जो घटनाएं होती है ब्रह्मांड में, उसके संबंधी भी ये जानकारी प्राप्त करवाएगा। अगला जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो है फ्लोरिडा पार्क में मेनेंटीज या समुद्री गायों का एकत्रीकरण हुआ है। अब जो मेनेंटीज होते हैं इनके 2 वर्ग हैं, ठीक है। इसमें एक आता है मेनेंटी और एक आता है ड्यूगोंग। ड्यूगोंग को आपने सुना होगा, जैसे आपके जो भारतीय तट है वहाँ पर आपको मालाबार तट के आसपास यहाँ पर आपको ड्यूगोंग देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको प्रशांत महासागर में भी ड्यूगोंग देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक होता है मेनेंटीज। मेनेंटीज जो होता है वो कैरेबियन तट, जैसे ये अमेरिका है कभी, तो उसका जो एक यूकाटन प्रायद्वीप और कैरेबियन वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी में और अमेजोन के आसपास जंगलों के जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको दोनों को याद रखना है कि दोनों ही जो है वल्नरेबल है और अनुसूची 1 में शामिल किए गए हैं और ये शाकाहारी होते हैं। साथ ही साथ इनमें ये एकांतवासी जानवर भी होते हैं। इसी क्रम में जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्राचीन सुबिका पेंटिंग। तो प्राचीन सुबिका पेंटिंग जो है वो किस राज्य में फेमस है, तो ये मणिपुर राज्य की एक पेंटिंग है, ठीक है। इस पेंटिंग को मैती समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित जोड़कर देखा जाता है। साथ ही साथ 6 जीवित पांडुलिपियों सुबिका अचोबा, सुबिका लाइत्सावा, सुबिका चोदित, सुबिका चेईथिल और थेंगराखेल सुबिका इसमें देखा जाता है। साथ ही साथ ये हस्त निर्मित कागज के रूप में बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबिका पेंटिंग का यहाँ पर चित्र है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि कैमरून ने नगाया प्रोटोकॉल को अपनाया है, ठीक है। तो पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की लगभग 11,000 प्रजातियों के साथ समृद्ध जैव विविधता का दावा करने वाले मध्य अफ्रीकी देश कैमरून के द्वारा यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत एक समझौते पर लाभ साझाकरण प्रोग्राम नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। सबसे पहले हम नगोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य समझते हैं कि क्या है। नगोया प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जो है वो आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले जो लाभ है उनका उचित और न्याय संगत बंटवारे को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब कैमरून को नगोया प्रोटोकॉल की क्या आवश्यकता पड़ी,
सीधी सी बात है कि जो नगोया प्रोटोकॉल है वो पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करता है। अतः कैमरून को भी अपनी जो 11,000 प्रजाति जिसे समृद्ध बताया है जैसे अपने आप को उसने, तो उसको भी अपने ज्ञान का संरक्षण करना था। दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है बायो पायरेसी को रोकना। बायो पायरेसी क्या होता है, जैसे सबसे पहले उससे पहले हम समझते हैं कि बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग जो होता है वो होती है जैव संभावना। जैव संभावना के तहत क्या किया जाता है, जैसे दवाओं, भोजन या फिर इस प्रकार के जो नए उत्पाद बनाने होते हैं उनके लिए जैविक सामग्रियों की खोज की जाती है और उसमें आनुवांशिक संसाधन तथा पारंपरिक ज्ञान दोनों के लिए यह लाभदायक होता है। ठीक है, जैसे कैमरून के पास प्रूनस अफ्रीकाना नामक एक कैमरून का स्थानीय पौधा है। इसको प्रोस्टेट कैंसर में दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अब क्या है कि जो बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, इनको ले लेती है और इसके लाभों मतलब जैसे इसकी कीमत जो है बेसिकली वो है $2.11 अमेरिकी डॉलर, लेकिन उससे जो दवा बनी उसको बेचा $405 अमेरिकी डॉलर में। तो यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है कि जो ये बायो पायरेसी होता है, एक प्रकार से चोरी करना, मतलब वहाँ के संसाधनों की चोरी कर अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करना, तो उसको बायो पायरेसी कहते हैं। यहाँ पे हमको कैमरून की लोकेशन है, तो ये आपका कैमरून जो है वो नाइजीरिया, चाड, सेंट्रल रिपब्लिकन अफ्रीका, कॉन्गो, गेबनॉन और इक्वेटोरियल गिनी से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी है ये एक प्रकार की कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। यदि आपको याद हो कि 1991 में एक अर्थ समिट हुआ था, तो उस अर्थ समिट में 3-4 चीज़ें बनी थी। उसमें से आपको एक याद हो तो UNFCCC बना था, ठीक है, एक बना था यूनाइटेड नेशन कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन CB एक बना था, और एक यूनाइटेड नेशन CBD बना था जिसका संबंध था जैव विविधता पर कन्वेंशन। ये कन्वेंशन जो है वो 1993 से लागू है और इसके 3 उद्देश्य हैं। वो उद्देश्य क्या क्या है, एक है जैव विविधता का संरक्षण करना, दूसरा है जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग, और एक है लाभों का समुचित और न्याय संगत रूप से बंटवारा, जो आनुवंशिक संसाधन से लाभ प्राप्त होने वाले उनका। तो जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का उपयोग करना और उनके लाभों का न्याय संगत बंटवारा करना। तो जो CBD है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसका मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, सचिवालय मतलब इसका। और ये जो है इसके लिए भारत ने अपनाने के लिए जैव विविधता पर अभिसमय 2002 को लाया था। अब अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है, तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के द्वारा अभी तक इसको रेटिफाइड नहीं किया गया है। फिर नगोया प्रोटोकॉल की बात की जाए तो नगोया जो है वो COP10 जो होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ होती है। CBD के तहत सबसे शीर्ष निकाय का एक सम्मेलन है। इसके तहत जापान में COP10 में नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। इसके तहत क्या बताया गया था कि जो आनुवांशिक संसाधन है और इससे जुड़े जो पारंपरिक ज्ञान है और उससे उत्पन्न जो लाभ होते हैं उन लाभों का न्यायोचित वितरण किया जाना चाहिए। मतलब कोई कंपनी यदि किसी आदिवासी क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली वहाँ की चीज़ से कोई लाभ प्राप्त करती है, कुछ चीज़ प्रोडक्ट बनाती है, कुछ दवा बनाती है, तो उसका कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो है वो उस क्षेत्र के लिए भी दिया जाना चाहिए। अब इसमें आधिकारिक रूप से नागोया प्रोटोकॉल के तहत 2011 से 2020 तक के लिए एक परियोजना को अपनाया गया था, रणनीतिक योजना थी जैव विविधता के लिए, और इसको बोलते हैं आईची टारगेट, जिसमें जैव विविधता के लिए आईची लक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आगे जाके अभी जो COP15 हुआ था, कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे 2 चरणों में हुआ था। एक हुआ था चीन के कुनिंगम में और एक मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो उसमें कुनिंगम मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का अंगीकरण किया गया, जिसको 2050 तक हासिल करने का लक्ष्य और 2030 तक इसके लिए 23 लक्ष्यों को हासिल करना लक्ष्य है। अब यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट COP देखने को मिल जाएंगे। जैसे COP1 जो है वो नसाओ बहामास में हुआ था। जो COP5 हुआ था इसमें नैरोबी केन्या में हुआ था, और ये इसके तहत ही 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में अपनाया गया। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि COP5 के तहत नैरोबी केन्या में इसको अपनाया गया था। और यहाँ पे COP जो 10 है 2010 में, ये नागोया जापान में हुआ था। इसमें नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ का समुचित व साझाकरण को अपनाना है। साथ ही साथ आईची लक्ष्य को अपनाया गया और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक 3 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और यदि बात की जाए जो भारत है, तो भारत के हैदराबाद शहर में COP11 हुआ था 2012 में, तो ये भी एक देखने को मिल सकता है। और COP15 जो है वो 2 चरणों में, जैसे हम देख चुके, कुनिंगम चीन में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम क्या थी, जिसकी थीम थी इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इसमें कुनिंगम बायोडाइवर्सिटी फंड को भी अपनाया गया था। साथ ही साथ दूसरा चरण मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ था, जिसमें 30x30
का एक लक्ष्य अपनाया गया जिसका लक्ष्य क्या है, स्थलीय आंतरिक तटीय समुद्री क्षेत्रों का कम से कम 30% तक प्रभावी ढंग से संरक्षित और सुरक्षित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अब जैसे हम बायोडाइवर्सिटी और इनसे संबंधित चीज़ें देख रहे हैं, तो इसी से संबंधित यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का क्या महत्व है। तो इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रवादी कार्यक्रम व समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये विशेष रूप से दक्षिण एशिया और उत्तर अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसका सचिवालय इन क्षेत्रों में वित्तीय नियंत्रण को सुलभ करवाना है। तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसका संबंध पूरे विश्व से है। मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2018 में, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये पहल किसकी है, तो ये यूएनएफसीसी का एक सचिवालय पहल है। इसी क्रम में जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 2040 के लिए यूरोपियन यूनियन ने जलवायु का लक्ष्य बनाया है। क्या है वो लक्ष्य, यूरोपियन यूनियन ने ये जो लक्ष्य है अब इसको देखते हैं समझते हैं, लेकिन इससे पहले यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2021 में एक लक्ष्य लेके आए थे फिट फॉर 55। तो आपसे यदि पूछे कि फिट फॉर 55 का संबंध किससे है, तो यूरोपीय संघ से है। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था 1990 के स्तर से जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको 2030 तक 55% कम कर देना। ये इसका 2021 में लक्ष्य लेके आए थे। साथ ही साथ इनका अगला लक्ष्य जो था वो कार्बन न्यूट्रलिटी था, तो जिसका 2050 तक अपनाना था। तो इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में 2040 को एक लक्ष्य घोषित किया गया है, जिसमें 1990 के स्तर से 90% शुद्ध उत्सर्जन की कटौती की बात की गई है। मतलब 2021 में एक लक्ष्य लेके आए, उसका लक्ष्य था 2030 तक फिट फॉर 55 मतलब 55% उत्सर्जन कम कर देना। 2040 तक उद्देश्य 90% की कटौती, और 2050 तक लक्ष्य कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल बन जाना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। आगे क्या बताया गया है यहाँ पे बताया गया अगला कि एफिल टावर, आगे एक और चीज़ बताई गई है वो यहाँ पर ये है कि 2024 में प्रस्तावित यूरोपियन यूनियन के लॉ को अनिवार्य किया गया है, जिसमें COP 28 के सम्मेलन में इसको अपनाया गया था। और COP 28 में एक और चीज़ अपनाई गई थी, ग्लोबल स्टॉक टेक। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबल स्टॉक टेक कहाँ पर है, या आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि COP 28 जो है UNFCCC का वो कहाँ पर हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, आप कमेंट करके बताइए कि COP 28 कहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला टॉपिक है टाइफाइड वैक्सीन को लेकर। तो अफ्रीका के मलावी में क्या किया है, भारत बायोटेक के द्वारा एक वैक्सीन बनाई गई थी, टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन, जो भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित विश्व की पहली चिकित्सीय रूप से प्रमाणित कंजुगेटेड टाइफाइड वैक्सीन है। यह टाइफाइड बुखार के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है, जो कहाँ पर दी जा रही है, अफ्रीका के मलावी में। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा कि भारत बायोटेक के द्वारा टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन का कहाँ पर परीक्षण किया गया, किस देश में, तो अफ्रीका के मलावी में किया गया है। अब कंजुगेटेड वैक्सीन क्या होती है, इसमें कमज़ोर एंटीजन को एक मजबूत एंटीजन के साथ मिश्रित किया जाता है, और उनके संयोजन से प्रतिरक्षा प्रणाली में कमजोर एंटीजन के प्रति एक मजबूत और अधिक प्रभावशाली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बन जाती है। ठीक है, जैसे आपने किसी के शरीर में बॉडी में कंजुगेटेड वैक्सीन डाली, तो इसके प्रति क्या होगा, जो प्रतिरक्षा बॉडी है वो कार्य करने लगेगी और इसके खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित कर लेगी, ताकि भविष्य में यदि इसका कोई भी वायरस आता है तो वो उसके प्रति पहले से ही सतर्क हो जाए। यदि बात की जाए टाइफाइड की, तो टाइफाइड एक जानलेवा संक्रमण है जो किसके द्वारा होता है, जो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, एक प्रकार का जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु मतलब होता है वायरस, तो वायरस है एक प्रकार का। ये मल या मौखिक मार्ग के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और तेज़ी से बढ़ता है। इसका लक्षण है बुखार, थकान, सिर दर्द और कभी कभी शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके गंभीर मामलों में बहुत अधिक समस्या या मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, और इसका पुष्टि परीक्षण रक्त के माध्यम से किया जाता है। इसका उपचार जो है एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से होता है। साथ ही साथ इसमें सुरक्षित जल और स्वच्छता व सफाई को भी अपनाया जाना चाहिए। इसी क्रम में एक अगला टॉपिक है बोल्टा टाइफून। तो बोल्ट टाइफून एक प्रकार का न्यूज़ में था। तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने चीनी राज्य प्रायोजित समूह बोल्ट टाइफून द्वारा खुफिया लक्षित दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का पता लगाया है, जिसका उद्देश्य समझौता किए गए क्रेडेंशियल एक्सेस और नेटवर्क डिस्कवर अमेरिका के महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को लक्षित करना है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा बोल्ट टाइफून क्या है, तो एक प्रकार का खुफिया तंत्र है किसका, चीनी गणराज्य का, जो क्या करता है कि
जो बाहर के जो नेटवर्क्स हैं उन पर निगरानी रखता है और उनको लक्षित करने का प्रयास करता है। वोल्ट टाइफून संचार, विनिर्माण, उपयोगिता, परिवहन, आईटी, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है और लंबे समय तक अज्ञात जासूसी पहुंच बनाए रखता है और उनकी खुफिया इरादे के तहत इंगित किया जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई टर्म पूछेगा कि वोल्ट टाइफून क्या है। वहीं अमेरिका में कहा गया है कि मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने के लिए किया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग हाल ही में मृत्युदंड में कहाँ पर किए जाने का प्रस्तावित है, तो अमेरिका में। अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट था वो था निसार उपग्रह। निसार उपग्रह आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि किन दो देशों की परियोजना है। तो निसार उपग्रह जो है वो नासा और इसरो की परियोजना है, मतलब यूएस और भारत की। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है शून्यकाल। शून्यकाल जो होता है वो बजट सत्र के दौरान क्या हुआ था, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान मणिपुर जातीय हिंसा, हेट स्पीच के संबंध में सख्त कानून और आवारा कुत्तों के संबंध में एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने के लिए विभिन्न मुद्दों को ध्यान आकर्षित किया है। शून्यकाल प्रश्नकाल और दिन के कार्यक्रम की शुरुआत के बीच अंतराल में होता है और ये प्रश्नकाल के ठीक शुरुआत शुरू होता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, ये प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच अंतराल को भरने का कार्य करता है ताकि नियमित प्रक्रिया हो सके कि आगे क्या करना है। साथ ही साथ शून्यकाल जो होता है इसका उल्लेख संसद के नियम प्रक्रिया में नहीं है, जबकि यदि आप बात करें प्रश्नकाल की तो प्रश्नकाल का उल्लेख मिलता है नियम प्रक्रियाओं में। अगला टॉपिक है मंगलूर के समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुए प्राप्त हुए। यदि ऑलिव रिडले कछुए की बात करें तो ये सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एब्यूडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल। ठीक है, और साथ ही साथ इनका स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। यदि बात की जाए ग्रीन टर्टल की तो ग्रीन टर्टल जो है इनका ग्रीन कलर के कारण, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर होता है इनका, इस कारण इनको ग्रीन कलर प्राप्त हुए और ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, एक होते हैं लेदर बैक टर्टल, ये आपको लेदर बैक इनके टर्टल पर दिख जाएगा और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अगला है लॉन्ग हेयर्ड सी टर्टल। तो इसका जो सर है जो वो बहुत थोड़ा सा लंबा होता है और ये भी वल्नरेबल स्थिति में है। तो जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं वो विश्व में सबसे छोटे और सबसे अधिक आबादी वाले कछुए हैं और इन्हें अरीवाडा नामक सामूहिक घोंसले की प्रथा कहा जाता है। अरीवाडा घोंसला किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए, किससे संबंधित है, ऑलिव रिडले कछुए से संबंधित है। ये सुभेद्य है, ये वल्नरेबल कंडीशन में आते हैं, अनुसूची 1 में है। ये जेलीफिश का भक्षण कर जेलीफिश की आबादी को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला जो टॉपिक न्यूज़ में था वो था क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ को लेके। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ की अभी 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है कर्नाटक में। ये वायरल संक्रमण एक प्रकार का। ठीक है, तो क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ क्या है, एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी है। ये मनुष्य और बंदरों को प्रभावित करती है। इसकी सर्वप्रथम पहचान 1957 में कर्नाटक के क्यासानूर वन में की गई थी। ठीक है, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ जो है वो पश्चिमी घाट में संरचित है और गंभीर रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। प्राकृतिक परिवेश में देखा जाए तो ये एक विषाणु है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार एक जूनोटिक बीमारी है जो बंदरों के माध्यम से इंसानों में फैलती है। और यहाँ पे बताया गया क्यासानूर वन के बारे में। क्यासानूर वन कहाँ पर है, तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में संरक्षित क्षेत्र है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है तथा अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, जिनमें बाघ, तेंदुए, हाथी शामिल हैं। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट जो है कार्ट सेल थेरेपी के बारे में। जो कार्ट सेल थेरेपी है इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, कैंसर के इलाज में। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका उपयोग जो है वो कैंसर के इलाज में किया जा रहा है। तो यदि विकल्प में आएगा तो आपसे यही पूछेगा कि कार्ट सेल थेरेपी का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, तो कैंसर के इलाज में किया जा रहा है। अभी कार्ट सेल थेरेपी होता क्या है, तो ये एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर होता है। एक प्रकार का इसका फुल फॉर्म क्या है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने में मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। कार्ट टी सेल थेरेपी को ल्यूकेमिया यानी श्वेत रक्त कोशिका का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर और लिम्फोमा लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाले कैंसर के लिए अनुमोदित किया गया है। मतलब ल्यूकेमिया के लिए और लिम्फोमा के लिए। आपसे भी पूछा जा सकता है कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा क्या है, तो ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार से श्वेत वाइट ब्लड सेल जो होती है उससे उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर, और लिम्फोमा जो है वो होता है लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाला कैंसर। इनके लिए क्या किया जाता है, अक्सर एक लिविंग ड्रग्स के रूप में कार्ट सेल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले प्रक्रिया क्या है कि टी सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है, इसको आप कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने की प्रक्रिया होती है एफेरेसिस कहलाती है। इसको कलेक्ट करने के बाद आप प्रयोगशाला में टी सेल को उनके काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CAR नामक रिसेप्टर से प्रोटीन को व्यक्त करके उसे संशोधित करते हैं। ठीक है,
उनको संशोधित करने के बाद जो जो रोगी व्यक्ति है उसमें लक्षित कोशिका जहाँ पर लक्ष्य करना है उसमें आप उसको इनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक टी सेल से क्या किया, उसको सेपरेट किया। उसके बाद यहाँ पर उसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उसमें रिसेप्टर ऐड किया, कौन सा, कार रिसेप्टर जिसका नाम है। कार रिसेप्टर के बाद उसको रोगी के शरीर में लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी क्रम में भारत के द्वारा नेक्सकार 19 क्या है, नेक्सकार 19 बी सेल कैंसर के इलाज में एक स्वदेशी रूप से विकसित थेरेपी है। इसे इम्यूनो एक्ट IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा सहयोग से विकसित किया गया है। 2023 में जो आपका केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है इसके द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था। और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कार्ड सेल थेरेपी कौन सी है, नेक्सकार 19 है। इसको किसने बनाया, इसको बनाया है IIT बॉम्बे के सहयोग से बनाया गया है। अब हम जब बात कर रहे हैं कार्ड सेल थेरेपी की तो इसके लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ है कि उन्नत कैंसर के वाले कुछ रोगियों के इलाज में उपचार में मदद करती है। साथ ही साथ व्यक्तिगत दृष्टिकोण, यानी प्रत्येक रोगी के कैंसर के अनुरूप इसको दवा को बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी रोगी के शरीर से निकाल कर इसको प्रयोगशाला में डेवलप करके बनाया जाता है। वहीं आगे हम देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऊना और हमीरपुर जिलों में उचित मूल्य की दुकानों को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के तहत इनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। और आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसकी धारा 2(4) जो है उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, चल निधि समायोजन सुविधा। इसमें 2-3 चीज़ें आती है, एक होती है रेपो दर, एक होती है रिवर्स रेपो दर। जो रेपो रेट होती है वो क्या होती है, रेपो दर में भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, और उनकी प्रतिभूतियाँ जो होती है वो RBI के पास रहती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट में जो RBI है वो इन बैंकों से धन उधार लेता है। मतलब जो रेपो रेट है इसका उद्देश्य क्या है, मार्केट में तरलता को बढ़ावा देना। यानी यदि रेपो रेट में यदि कमी होती है तो इससे क्या होगी, मार्केट में तरलता मिलेगी, क्योंकि बैंकों को उधार जो होगा वो सस्ती दर पर मिल जाएगा। यदि रिवर्स रेपो रेट जो है इसमें यदि वृद्धि की जाती है तो क्या होगा, मतलब इसमें वृद्धि की जाती है तो जो बैंक है उनको ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होगा। तो ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करने के लिए वो RBI के पास क्या करेंगे, अपना पैसा जमा कर देंगे। RBI के पास जब पैसा वो जमा कर देंगे तो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगी, उसकी तरलता की कमी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, दोनों में वृद्धि से क्या होगा, दोनों में वृद्धि से मार्केट में तरलता क्या होगी, दोनों में वृद्धि से मार्केट में तरलता कम होगी। और रिवर्स रेपो रेट में दोनों में कमी से क्या होगा, मार्केट में वृद्धि में तरलता में वृद्धि होगी। एक होती है बैंक रेट जो होती है एक प्रकार की दीर्घकालिक दर होती है जिसमें केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को उधार देता है। रिजर्व बैंक रेट में वृद्धि से ऋण और जमा दरों में वृद्धि होगी। इसी तरह कमी से ऋण और जमा दरों में क्या होती है, कटौती होती है। फिर एक होता है नगद आरक्षित अनुपात CRR जो होता है वो बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित भाग RBI के पास नकदी के रूप में रखना होता है। CRR में वृद्धि के साथ बैंक की ऋण दरों में वृद्धि हो जाएगी और उसका ऋण क्या होगा, ऋण महंगा हो जाएगा। और ऋण महंगा हो जाने के कारण वो उनकी क्या हो जाएगा, उनका लाभ भी क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। शाब्दिक चल निधि अनुपात जो होता है SLR, ये भी न्यूनतम हिस्सेदारी होती है। RBI मौद्रिक नीति को सख्त करना चाहता है तो SLR को क्या करेगा, वृद्धि करेगा। इसी क्रम में हम आगे देख सकते हैं कि वर्ष 2047 तक भारत 6 मेगा पोर्ट को विकसित करने जा रहा है, ठीक है। ये जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा किया गया एक लक्ष्य है जिसके तहत हम 300 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक क्षमता वाले 4 बंदरगाह क्लस्टर और 500 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक की क्षमता वाले 2 क्लस्टर को विकसित करेंगे। इससे टोटल 6 विकसित होंगे। जो 300 से अधिक वाले होंगे उसमें कौन कौन से हैं, उसमें एक है कोचिन विजिंजम पोर्ट क्लस्टर, एक है गेलाथिया दक्षिणी पोर्ट, एक है चेन्नई का काम राजाराम पोर्ट और एक है पारादीप पोर्ट। जबकि 500 से अधिक वाले में दीनदयाल टूना टोकर और जवाहरलाल नेहरू का वृंदावन शामिल हो जाएगा, ठीक है। यदि भारत के मेजर पोर्टों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, यहाँ पे कोलकाता में आपको दिख जाएगा, फिर एक है पारादीप, यहाँ पे गुजरात का आपको दीनदयाल दिख जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, फिर यहाँ पे मोरबुंगो पोर्ट है, एक विशाखापट्टनम है, फिर न्यू मैंगलोर है, ठीक है। फिर आपके करमजर, चेन्नई, रियो चिदम्बरम और यहाँ पे कोचिन पोर्ट आपका शामिल है। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम फरवरी के न्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसमें आप
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें।